गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात कर ली थी। आज हम उससे आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, नर जनन संरचना। बेटा जो बोर्ड स्टूडेंट्स हैं, आरबीएससी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू हो जाता है, क्योंकि यहाँ से एक सीधा प्रश्न बन जाता है कि पुष्पी पादपों में नर जनन संरचना को चित्र सहित समझाइए। ठीक है, तो यहाँ से उनका एक बड़ा प्रश्न स्टार्ट हो जाता है, कैसी संरचना है, क्या है। जो पहले हमने बात की हुई है उसी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पुष्पी पादपों में उमंग यानी एंड्रोशियम नर जनन भाग होता है, ये हमने पहले से पढ़ रखा है, इसलिए इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। जिसकी इकाई हमने क्या बोला था, जो एंड्रोशियम है, जो उमंग है, जो थर्ड हमारा तीसरा नोड का चक्र था उससे बने थे। इसकी जो इकाई होती है वो पुंकेसर होता है। पुंकेसर मतलब ये एक समूह था, एंड्रोशियम एक समूह है, उमंग एक समूह है। इसमें से हमने एक को अलग किया, उसकी संरचना की बात करते हैं तो उसे पुंकेसर कहते हैं। जो पुंकेसर है इसकी संरचना तीन भागों से मिलकर बनी होती है। अब एक यहाँ पर सिर्फ हम एक पुंकेसर की संरचना की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पुंकेसर की संरचना की बात करते हैं तो पुंकेसर तीन संरचनाओं से मिलकर बना होता है। नंबर 1 परागकोश, नंबर 2 संयोजी ऊतक और नंबर 3 पूतंतु, जो ऑलरेडी हमने पहले से बात कर रखी है, एंथर, कनेक्टिव टिश्यू एंड फिलामेंट्स। इसका हम एक डायग्राम बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। आपके सामने चित्र बना हुआ है। इसमें जो इसका सबसे ऊपर जो संरचना है, ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, ये परागकोश एंथर संरचना है। इन दोनों के बीच में एक संरचना है जिसे हम संयोजी ऊतक कहते हैं, और यहां पर नीचे एक तंतुमय संरचना है जिसे हम पूतंतु कहते हैं। यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं इस पूतंतु पर। इस पूतंतु के सबसे ऊपरी भाग पर आप ध्यान से देखोगे तो इसके ऊपर एक फूली हुई संरचना दिखाई देती है। ऐसे जो पूतंतु है इसके ऊपर एक फूली हुई संरचना दिखाई देती है। ये जो फूली हुई संरचना दिखाई देती है इसे ही परागकोश कहते हैं, ठीक है। इसके यहां पर ध्यान से देखो, इस तरह से इस परागकोश के मध्य में एक ऊतकों का समूह पाया जाता है जिसे हम संयोजी ऊतक कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका काम ही क्या है, कनेक्टेड करना, जोड़ना, इसीलिए हम इसे संयोजी ऊतक कह रहे हैं। और इसके नीचे एक लंबा सा तंतु संरचना पाई जाती है जिसे पूतंतु कहते हैं। पूतंतु का जो कार्य होता है वो क्या होता है कि जो आपका ये जो लॉब लाइक यानी ये जो फूली हुई संरचना है जिसे हम परागकोश कह रहे हैं, एंथर कह रहे हैं, ये संरचना पुष्प में ऊंचाई पर आ सके। क्यों? क्योंकि हमने देखो पुष्प की ऐसी संरचना बनाई थी, तो यहां पर देखो ध्यान से, तो इस तरह से पुष्प के इस भाग को, जिसको आप परागकोश कह रहे हो, एंथर कह रहे हो, इसको पुष्प की ऊंचाई तक लाने के लिए यहाँ पर एक तंतु है, ये तंतु। तो इस तंतु का काम होता है इसको ऊंचाई देना और इसके अलावा इसको दोलन, गति देना। क्यों? क्योंकि इस पे क्या करता रहता है, ये गति करता रहता है, मूवमेंट करता रहता है, ठीक है। तो इस तरह से ये इसकी बाहरी संरचना होगी। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि जैसे हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में आप क्या शुरू करते हो कि हमारा नर जनन जो संरचना है वो पुष्पी पादपों में एंड्रोशियम होता है जिसकी इकाई पुंकेसर होती है। पुंकेसर की आप चित्र बना देते हो, चित्र बना कहते हो, इसकी संरचना तीन भागों से मिलकर बनी होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि यहां पर जो ये परागकोश है, समझ रहे हो, ये अंदर से कैसा है। तो अंदर से कैसा है, हम इसकी पूरी अंदर से जो संरचना है उसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। यहां पर इसकी अंदर से समझने के लिए हम यहां से क्या करते हैं बेटा, इसका कटिंग करते हैं इसे इस तरह से। इसका जब कटिंग करते हैं तो हमारा परागकोश जो है वो इस तरह से खुलता है। इस तरह से कैसे, जैसे बेटा ये है। अब हमने इसकी कटिंग करी तो ये ऐसे दो भागों में डिवाइड हो गया, ठीक है। दो भागों में डिवाइड हो गया तो यहां पर हम देखते हैं इसकी ऊपरी भाग और इस तरह से इसका ये नीचे वाला भाग, इस तरह से। तो हमने इसके देखो यहां पर किसी भी एक भाग को, जैसे यहां पर ये हमने इसी को बड़ा करके एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, इसी को।
तो इस तरह से जब हम इसको कटिंग करके देखते हैं, तो कटिंग करके देखते हैं तो ये क्या हो गया बेटा, हमारा जो पराग कोश है, एंथर है, उसको जब हमने कट कर लिया तो बीच में से कैसा दिखाई दे रहा है। तो जब हम इसको ऐसे कट करके देखते हैं तो उसमें हमें मुख्य रूप से दो पालियां दिखाई देती है। पालियां मतलब आप जैसे कट करते हो तो आप ध्यान से देखो, इस तरह से आपके परागकोश का आधा हिस्सा इधर, आधा हिस्सा इधर। तो इस तरह से ये द्विपालित, दो पालियों में विभाजित दिखाई देता है। एक पाली इधर वाली हो गई, एक पाली इधर वाली हो गई, ऐसे। तो ये द्विपाली दिखाई देता है। देखो ये एक पाली हो गई और ये दूसरी पाली हो गई। तो इस तरह से यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रहा है, हमें क्या कह रहे हैं, परागकोश की पालियां। ये इसकी परागकोश की पालियां हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंथर लॉब। ध्यान से सुनो, एंथर लॉब हो गया। ठीक है, अब इन पालियों को ध्यान से देखो। इन पालियों के अंदर देखोगे तो आपको ये जो मेरे ग्रीन कलर, ये देखो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये इसमें लघु बीजाणुधानियां हैं। मतलब पालियों के अंदर लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है। ठीक है, ये देखो, ये पालियों के अंदर लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणुधानी। ठीक है, ये लघु बीजाणुधानियां दिखाई देती है। तो इस तरह से हमारा जो परागकोश है, जब हम इसको देखते हैं तो इस तरह से ये कटिंग में दिखाई देता है। और जब ध्यान से देखते हैं तो ये कैसा दिखाई देता है, द्विपालित। कैसा दिख रहा है बेटा, द्विपालित। और ये पालियां कौन सी होगी, देखो ये जैसे ये एक पाली, ये क्या हो गई, दूसरी पाली। और फिर हम पालियों में देखते हैं तो पालियों के अंदर हमें क्या दिखाई देती है, लघु बीजाणुधानियां दिखाई देती है। समझे, ड्रॉ करो इसे। हाँ बेटा, जैसे हमने बात कर ली कि यहाँ पर जो हमारा एंथर है, जब इसका कटिंग किया तो कटिंग करने पर हमें ये अंदर से इसमें क्या दिखाई दी, पालियां, लोब्स दिखाई दिए। और लोब्स के अंदर हमें क्या दिखे, लघु बीजाणुधानियां। ठीक है, लघु बीजाणुधानियां की ये तो क्या हो गई, पालियां, और ये क्या हो गई, लघु बीजाणुधानियां। अब हम आगे बात करते हैं कुछ, यहाँ से हम नीट से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करते हैं। कुछ नीट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमें याद रखने हैं, उसको हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले देखो, सामान्यतया जो सामान्य हमारे मतलब जनरली जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, मैक्सिमम जो हमारे प्लांट्स हैं, उनका जो एंथर होता है, ये जो परागकोश होता है, वो द्विपालित। द्विपालित मतलब उसमें दो पालियां होती है, जैसे आपके सामने दिख रहा है, दो पालियां होती है, एक लेफ्ट एक राइट, दो पालियां हैं। द्विपालित जिसको हम डाइथिकस बोलते हैं। ठीक है, एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट मतलब चार लघु बीजाणुधानियों वाला। देखो पालियां कितनी है, दो। और प्रत्येक पाली में क्या किया, देखो पालियां कितनी हो गई, दो। ठीक है, एक पाली ये वाली और एक पाली ये वाली। ठीक है, एक पाली और दो पाली, तो ये पालियां होंगी। और प्रत्येक पाली में यानी प्रत्येक लॉब में दो दो लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है। एक लघु बीजाणुधानी ये, एक लघु बीजाणुधानी ये। इधर ऐसे ही इसमें एक लघु बीजाणुधानी इधर और एक लघु बीजाणुधानी इधर। तो सामान्यतः हुआ क्या कि सामान्यतः जो एंथर होता है वो द्विपालित होता है, अर्थात उसमें दो पालियां पाई जाती हैं और चार लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है, टेट्रास्पोरेंजिएट। क्यों, क्योंकि दो लघु बीजाणुधानी, देखो दो पालियां हैं, एक पाली में दो लघु बीजाणुधानियां हैं, तो दो पालियों में कितनी हो गई, चार। तो हमने क्या कहा, सामान्यतया जो एंथर होते हैं वे द्विपालित यानी डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट यानी चार लघु बीजाणुधानियों वाले होते हैं। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं। पर ऐसा सभी पौधों के साथ नहीं होता, मैक्सिमम के साथ ऐसा होता है। जो मैक्सिमम प्लांट होते हैं उनमें ऐसा ही होता है, पर कुछ ऐसे भी पौधे हैं, प्लांट्स हैं जिनमें ऐसा नहीं होता, उनकी हम बात करते हैं। जैसे मालवेसी फैमिली, जो आपकी मालवेसी फैमिली है उसमें क्या होता है कि जो आपका ये एंथर है ये एक पालित मोनोथिकस होता है। मतलब जैसे यहाँ पर दो पालियां होती हैं, दो पाली नहीं होगी, यहाँ पर कितनी पाली होगी, एक ही पाली होगी। और एक पाली होगी और एक पाली में कितनी लघु बीजाणुधानियां हो गई, दो। तो अब ऐसी स्थिति में ऐसा कोई अंतर हो जिसमें एक ही पाली हो और दो लघु बीजाणुधानियां हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक पालित यानी मोनोथिकस
और बाइस्पोरेंजिएट। बाई मतलब क्यों? क्योंकि इसमें दो ही लघु बीजाणुधानी है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? बाइस्पोरेंजिएट। तो मालवेसी जैसे मोरिंगा है, मोरिंगा इसका एग्जांपल है। मोरिंगा में क्या होता है? ये मोरिंगा कैसा है? मोनोथिकस एंड बाइस्पोरेंजिएट। ठीक है बेटा। अब हम इसी तरह से बात करते हैं अकेशिया की। अकेशिया, ठीक है, जो अकेशिया होता है ये ऐसा द्विपालित होता है। अकेशिया कैसा है? द्विपालित है। उसका जो एंथर होता है वो द्विपालित होता है, पर उसकी जैसे द्विपालित होता है, देखो ऐसे द्विपालित हो गया, एक पाली ये रही और एक पाली इधर वाली रही। ठीक है, तो द्विपालित है और द्विपालित तो आपके सामान्यतः पादप ही है तो उनकी तरह द्विपालित है, पर इसमें एक अलग चीज क्या है? मल्टी स्पोरेंजिएट। मतलब इसमें जो ये लघु बीजाणुधानियां है ये 4 से ज्यादा होती है। देखो जैसे यहां पर ध्यान से देखो, 1 2, अब देखो ये ज्यादा हो गई ना आपके, तो ऐसी स्थिति में इसको क्या नहीं कहेंगे हम? टेट्रास्पोरेंजिएट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? मल्टी स्पोरेंजिएट। तो ये क्या है? मल्टी स्पोरेंजिएट। तो क्या हुआ? जो हमारे अकेशिया है, अकेशिया में जो आपका एंथर होता है वो द्विपालित होता है, डाइथिकस होता है, पर उसमें लघु बीजाणुधानियों की संख्या 4 नहीं होती, ज्यादा होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मल्टी स्पोरेंजिएट। ठीक है बेटा, आया समझ में? अब हम इसी तरह से बात करते हैं आर्शुथोबियम। जो आर्शुथोबियम जो हमारा प्लांट्स है ये कैसा है? मोनोथिकस। मतलब इसमें इसका जो एंथर है वो एक ही पाली से बना हुआ है, उसमें एक ही पाली पाई जाती है ऐसे। ठीक है, ये एक ही पाली है उसमें। ठीक है, तो आप इसको क्या बोलोगे? मोनोथिकस है। बट और इसमें लघु बीजाणुधानी भी एक ही पाई जाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरेंजिएट। मतलब पाली भी एक है और लघु बीजाणुधानी भी एक है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? मोनोथिकस और मोनोस्पोरेंजिएट। कोई डाउट बेटा किसी को? ध्यान से सुनो। सामान्यतया जो एंथर होते हैं वो द्विपालित होते हैं और टेट्रास्पोरेंजिएट होते हैं, मतलब 2 पालियां पाई जाती है और 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है। पर जो आपकी मालवेसी फैमिली है, जैसे मोरिंगा की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है? जैसे ठीक है ना, तो इनमें क्या होता है? ये एक पालित मोनोथिकस होते हैं और बाइस्पोरेंजिएट होते हैं, यानी इनमें एक ही पाली पाई जाती है और एक पाली में 2 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है। अकेशिया है, अकेशिया इन सामान्य पेड़ की जैसे इनका भी जो एंथर होता है वो द्विपालित होता है, पर उसमें लघु बीजाणुधानियां 4 नहीं पाई जाती, 4 से ज्यादा पाई जाती है, इसलिए ये कैसे होते हैं? मल्टीस्पोरेंजिएट होते हैं। इसके अलावा जो आर्शुथोबियम होता है, जो प्लांट्स है, वो मोनोथिकस है। मोनोथिकस मतलब समझ रहे हो कि ये एक ही पाली वाला है और इसमें एक ही लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। ध्यान से अब हमने बात कर ली एंथर के, आगे बात करते हैं कि जो हमारा एंथर है, ठीक है, जो हमारा एंथर है उसका अनुप्रस्थ काटे। जैसे हमने अभी बात करी थी कि ऐसे हमने इसको क्या किया? अनुप्रस्थ काट हमने काटा, इसका टीएस सेक्शन काटा। टीएस सेक्शन काटा तो हमें कैसे दिखाई दिया? ऐसे दिखाई दिया। ऐसे दिखाई दिया मतलब उसमें क्या दिखाई दी? हमें 2 पालियां दिखाई दी, एक पाली इधर एक पाली इधर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसको, और हम इसका माइक्रोस्कोपिक मतलब हम इसको क्या करें? इसको सूक्ष्मदर्शी से हम इस संरचना को देखते हैं तो हमें ये किस तरह का दिखाई देता है। ध्यान से सुनना, यहां से हमारा कक्षा बोर्ड में एक क्वेश्चन बन जाता है कि परागकोश के अनुप्रस्थ काट का सचित्र वर्णन कीजिए। प्रश्न क्या गया? परागकोश के अनुप्रस्थ काट का सचित्र वर्णन कीजिए। तो वर्णन कैसे करना है? ठीक है, बड़ा आसान है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? परागकोश का के अनुप्रस्थ काट का वर्णन हम निम्न प्रकार से करते हैं। बेटा इसमें यह भी आ सकता है कि लघु बीजाणुधानी के अनुप्रस्थ काट का सचित्र वर्णन करो। तो लघु बीजाणुधानी क्योंकि क्या होता है बेटा? यह परागकोश है। अब इस परागकोश में ये 2 पालियां होंगी, इसकी एक लेफ्ट पाली और एक राइट पाली। इन पालियों के अंदर देखो ये क्या होगी? लघु बीजाणुधानियां। तो बात करें इसकी ओवरऑल संरचना की बात करते हैं तो परागकोश की संरचना होगी, पर हम इसकी किसी एक पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या होगी? एक लघु बीजाणुधानी होगी और ये एक लघु बीजाणुधानी होगी, तो
और ये इसके चारों तरफ क्या हो गई, भित्तियां हो गई। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रश्न न केवल ऐसे आ सकता है कि पराग कोश के अनुप्रस्थ काट का वर्णन करो, बल्कि ऐसे भी आ सकता है कि लघु बीजाणुधानी के अनुप्रस्थ काट का वर्णन कीजिए। तो चाहे प्रश्न ये आए चाहे ये आए, आपको आंसर दोनों का सेम देना है, क्योंकि वर्णन उन्हीं भागों का होने वाला है। ठीक है, अब इसका वर्णन हम कैसे करेंगे, चाहे हम पराग कोश बोले या एंथर बोले, इसके दो भाग हमें यहाँ पर, जब हम इसका अनुप्रस्थ काट काटते हैं और अनुप्रस्थ काट कर हम इसका क्या करते हैं, इसको सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं, माइक्रोस्कोप में जब हम इसको देखते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप में जब हम इसको देखते हैं तो देखने पर हमें इस तरह से ये दो भागों में बटा हुआ दिखाई देता है, एक और दो भागों में बटा हुआ दिखाई देता है। कैसे कैसे दो भागों में बटा हुआ दिखाई देता है कि जब हम देखो इस तरह से जब हम इसको माइक्रोस्कोप पे देखते हैं तो हमें एक तो दो भाग दिखाई देती है, एक तो हमें यहां पर दिखाई देती है लघु बीजाणुधानियों की भित्तियां या परागकोश की भित्तियां, आप कुछ बोलो, यानी यहां हमें इसके चारों तरफ क्या दिखाई देती है, भित्तियां दिखाई देती है। ठीक है, और बीच में हमें क्या दिखाई देती है, लघु बीजाणुधानियां। तो जब हमने एंथर का टीएस काटा तो हमें दो ही संरचनाएं दिखाई देती है इसके अंदर। एक पहली संरचना जो बाहर की तरफ दिखाई देती है वो दिखाई देती है चारों तरफ की भित्तियां, ये देखो। अब इन भित्तियों को चाहे परागकोश की भित्तियां बोलो चाहे आप लघु बीजाणुधानी की भित्तियां बोलो, तो इस तरह से एक तो हमें दिखाई देती है भित्तियां। और दूसरी चीज हमें दिखाई देती है लघु बीजाणुधानी, ये देखो, ये लघु बीजाणुधानी, समझ रहे हो। तो अब हम इसके भागों का वर्णन कर रहे हैं बेटा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी जो परागकोश या जो लघु बीजाणुधानी का अनुप्रस्थ काट देखते हैं, तो दो भाग हो गए, लघु बीजाणुधानी की भित्तियां और लघु बीजाणुधानी। तो सबसे पहले हम वर्णन करते हैं लघु बीजाणुधानी की भित्तियां। देखो, जब हम लघु बीजाणुधानी की भित्तियों का वर्णन करते हैं तो हमें भित्तियों में चार भित्तियां दिखाई देती है, 1 2 3 4। लघु बीजाणुधानी में हमें चार भित्तियां दिखाई देती है। सबसे आउटर मोस्ट, सबसे बाहरी जो हमें परत दिखाई देती है उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। ध्यान से देखो, सबसे बाहर की तरफ जो हमें परत दिखाई दे रही है उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर की तरफ हमें जो सेकंड परत दिखाई देती है, जो सेकंड भित्ति दिखाई देती है, उसे एंडोथीशियम कहते हैं, एंडोथीशियम। ठीक है, एंडोडर्मिस, एंडोथीशियम। ठीक है, इसके अलावा जो इसकी जो तीसरी परत हमें दिखाई देती है, मिडिल लेयर, मध्य परत, तीसरे नंबर की जो हमें इसकी भित्ति दिखाई देती है उसे हम मिडिल लेयर, मध्य परत कहते हैं। और सबसे अंदर की जो लेयर हमें दिखाई देती है उसे हम टैपेटम कहते हैं, टैपेटम परत, टैपेटम परत। इस तरह से बेटा हमें यहाँ पर ये चार भित्तियां दिखाई देती है। और इसके अलावा जो दूसरी संरचना है लघु बीजाणुधानी वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, अब सबसे पहले हम फोकस करेंगे इसकी सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस पर। ध्यान से देखो, एपिडर्मिस बेटा कहीं पहले एक बार ध्यान से डायग्राम को देख लीजिए, फिर आपको कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सब चीजें यही से निकलकर खुद ही बाहर आ जाएगी और आप आसानी से उसको समझ पाओगे। सबसे पहले आप एपिडर्मिस की बात करते हैं, कहीं कोई कुछ नहीं, हमें कहीं किसी एक्स्ट्रा कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, जो यहां दिखाई दे रहा है उसे समझेंगे और परमानेंट याद रह जाएगा। क्या? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में एक पॉइंट याद करते जाओ। सबसे पहले एपिडर्मिस क्या है? एपिडर्मिस जो आपका परागकोश या लघु बीजाणुधानी, इसकी सबसे बाहरी परत होती है। सबको दिख रहा है बाहरी परत है? तो देखो, एपिडर्मिस परागकोश या लघु बीजाणुधानी की सबसे बाहरी परत होती है। नंबर एक, बाहरी परत, आउटर लेयर। ठीक है बेटा, बाहरी परत होती है। नंबर दो, बाहरी परत होने के बाद नंबर दो हम क्या बोल रहे हैं? यह एकल कोशिकीय परत होती है। एकल कोशिकीय परत। एकल कोशिकीय परत मतलब जैसे देखो ये परत है ऐसे, तो इसको बोलेंगे एकल। जैसे यही ऐसे हो जाए तो अब ये क्या हो गई? एकल नहीं रही, दो परतें हो गई। एक देखो
एकल परत जब सिर्फ एकल, ये तो ये एक ही परत के रूप में, ठीक है, एक ही लेयर के रूप में होती है, इसीलिए इसको क्या होता है, एकल कोशिकीय परत। आ गया समझ बेटा? दूसरी चीज, दो चीजें याद हो गई। तीसरी चीज, यह सबसे बाहरी परत हो गई। इसका मेन जो कार्य है बेटा, मेन कार्य वो क्या होता है, सुरक्षा। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, सुरक्षा। ये एक प्रोटेक्टिव परत है, सबसे बाहर पाई जाती है, और इसका मेन काम होता है जो आपका जो ये परागकोश है, इसको सुरक्षा प्रदान करना। तो ये सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है बेटा। हो गया? आपको इसमें क्या याद रखना है, आपको इसमें तीन चीजें याद रखनी है। बाहरी परत है, एकल कोशिकीय परत है, और इसका मुख्य कार्य सुरक्षा प्रदान करना होता है। ठीक है बेटा? उतार लिया? अब हम इसके बाद में आगे बात करते हैं एंडोथीशियम, जो इसकी सेकंड परत है। ये सेकंड एंडोथीशियम, जब हम बेटा इसका माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं इसकी, तो जो हमारी एंडोथीशियम परत होती है, ये इसकी जो अन्य परतें होती है, चार परतें दिखाई दे रही है आपको, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टैपेटम। तो जो इसकी ये जो सेकंड परत है, ये अन्य परतों की तुलना में आपको आकार में बड़ी दिखाई देती है। सबसे पहली चीज क्या होती है, अन्य परतों की तुलना में ये आकार में बड़ी दिखाई देती है, बड़ी दिखाई देती है। ठीक है? नंबर 2, ये जो एंडोथीशियम की जो ये परत होती है, ठीक है, ये जो एंडोथीशियम की परत होती है बेटा, ये भी कैसी होती है, एकल लेयर, ये भी एकल परत के रूप में पाई जाती है, एकल परत के रूप में पाई जाती है। नंबर 3, जब इस परत को हम ध्यान से देखते हैं, तो इनकी जो कोशिकाएं हैं, इनको जब आप ध्यान से देखोगे, तो ये कोशिकाएं आपको इस तरह से, इन कोशिकाओं के ऊपर भी आप ध्यान से देखोगे तो इन कोशिकाओं में भी दो परतें ऐसे दिखाई देती है, एक आउटर परत और एक इनर। तो देखो इस तरह से इसमें भी दो परतें होती हैं। जो इसकी आउटर परत होती है, ये पतली होती है, और जो इनर परत होती है, ये वाली, ये मोटी होती है। ठीक है? क्या याद रखा हमने, क्या बोला हमने? बहुत आसान है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले एंडोथीशियम की बात करते हैं। परागकोश के सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस से जस्ट नीचे अंदर की साइड एक परत पाई जाती है, जिसे हम एंडोथीशियम कहते हैं। एंडोथीशियम जो होती है, उसकी कोशिकाएं आकार में बड़ी होती है, इसीलिए यह परत अन्य परतों की तुलना में आकार में बड़ी दिखाई देती है। यह परत एकल कोशिकीय परत होती है, एकल कोशिकीय परत होती है। इस परत की कोशिकाओं को जब हम ध्यान से देखते हैं, तो उन कोशिकाओं पर दो परतें हमें दिखाई देती है, एक बाहरी परत और एक आंतरिक परत, जिसमें बाहरी परत पतली होती है और आंतरिक परत मोटी होती है। ठीक है? इसके बाद इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, वो इस परत की सबसे एक महत्वपूर्ण गुण होता है, क्या कि जब बेटा आगे क्या होगा, ये लघु बीजाणुधानी है, इस लघु बीजाणुधानी के अंदर इस जगह लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा, यानी आपके पॉलन ग्रेन बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे। जब ये लघु बीजाणु बन जाएंगे, तो लघु बीजाणु बनने के बाद ये जो आपकी परागकोश की भित्तियां हैं, ये टूटेगी बेटा, इस तरह से ओपन होगी। ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूं, ऐसे ओपन होगी, ऐसे ध्यान से देखो, ऐसे भित्तियां हैं जुड़ी हुई है, ये ऐसे ओपन होगी। ओपन होगी तो यहां से लघु बीजाणु वातावरण में मुक्त हो जाएंगे। ठीक है? तो इन्हें टूटने के लिए, इन्हें तोड़ने के लिए ताकत चाहिए, और वो जो इस प्रक्रिया को विस्फोटन बोलते हैं, ठीक है ना, स्फुटन बोलते हैं, परागकोश का स्फुटन
तो जो स्फुटन करने का काम होता है वो कौन करेगी? इसी एंडोथीशियन के द्वारा ये स्फुटन की प्रक्रिया होगी। कैसे होगी, क्यों होगी, कहां से होगी, उस पर हम बात करते हैं। तो बात आ गई कि इसकी जो कोशिकाएं हैं वो आप कैसी हैं? दो परतों वाली है, बाहरी परत पतली है और आंतरिक परत मोटी। अब ध्यान से देखते हैं, जो ये बेटा एंडोथीशियन की कोशिकाएं हैं, इसके ऊपर अल्फा सेलुलोज को बैंड पाए जाते हैं। ऐसे इसके ऊपर ऐसे अल्फा सेलुलोज के बैंड पाए जाते हैं। बैंड क्यों कह रहे हैं? ये देखो इस तरह से, ये कैलोज बैंड हो गए। ये देखो ऐसे बैंड क्यों कह रहे हैं? बैंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बेटा इन कोशिकाओं पर, जैसे कोशिका है यहां पर इस तरह से एक परत तो ये होगी कैलोज की, एक ये होगी, तो ये देखो अल्फा सेलुलोज की परतें हैं ऐसे, ये परतें। ये परतें लगातार नहीं है बल्कि बैंड के रूप में है। जैसे एक परत है, फिर यहां पर नहीं है, फिर इसकी एक बैंड बन गया, फिर यहां पर नहीं है, फिर इसका बैंड बन गया, फिर यहां नहीं है, फिर इसका बैंड बन गया, फिर यहां नहीं है। इस तरह से बेटा ये परतें बन जाती है, बैंड बन जाते हैं। ये कैलोज बैंड बन गए। इन बैंडों के बीच में जो जगह जहां पर बैंड नहीं है उन जगह को स्टोमियम कहते हैं। इन प्लेसेस को, इन जगह को स्टोमियम कहते हैं। ध्यान से सुनना, हमारी जो सेकंड परत होती है एंडोथीशियम होती है। एंडोथीशियम की कोशिका अन्य कोशिकाओं से बड़ी है, यह भी एकल परत है। कोशिकाओं के ऊपर दो परतें पाई जाती है, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। ये आउटर लेयर पतली होती है, इनर लेयर मोटी होती है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी जो ये कोशिकाएं हैं इनके ऊपर इस तरह से बैंड पाए जाते हैं, बैंड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, कैलोज बैंड है। इन बैंडों में ये क्या है? एक जगह बैंड है फिर नहीं है, फिर बैंड है फिर नहीं है, बैंड है फिर नहीं है। इस तरह से यहाँ पर ये बैंड बन जाते हैं, इसीलिए इनको बैंड स्ट्रक्चर कहते हैं। जिन स्थानों पर बैंड नहीं है, जिन प्लेसेस पे बैंड नहीं है, उनको हम स्टोमियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमियम कहते हैं, ठीक है। ये आ गया समझ में? अब हम आगे बात करते हैं। और जो ये स्टोमियम प्लेस है, ये जगह है, अब जो ये बेटा बैंड है, इनकी विशेषता क्या है? ये आर्द्रताग्राही है। आर्द्रताग्राही मतलब इनमें आर्द्रता को सोखने की क्षमता होती है। और जो ये हमारे जो स्टोमियम भाग बच गए, यही भाग क्या करते हैं बेटा? जब हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर यानी यहाँ पर जब हमारे लघु बीजाणु बन जाते हैं, तो ये जो बैंड है, यही बैंड बेटा, इन बैंडों में जल की कमी के कारण खिंचाव पैदा होता है और इन जगह से आपकी भित्तियां खुलने लग जाती है और आपके परागकोश की भित्तियों का स्फुटन हो जाता है और यहाँ से आपके लघु बीजाणु मुक्त कर दिए जाते हैं। इसीलिए ये हमारी जो ये सेकंड लेयर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बेटा समझ में इसका महत्व, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मिडिल लेयर। मिडिल लेयर ये बेटा हमारी थर्ड लेयर है। ये हमारे परागकोश की थर्ड लेयर है। ये बेटा इसकी जो कोशिका है, ये जो लेयर है, ध्यान से देखना सबसे पहले, ये मल्टी लेयर्ड होती है। मतलब ये यहां पर 1 से 4 परतों तक हो सकती है, मतलब मल्टी लेयर है। मल्टी लेयर कैसे? जैसे हमने बात करी थी, ये सिंगल लेयर होती है, ऐसे इसके नीचे एक और लेयर बन जाए ऐसे। तो ध्यान से देखो, आप डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा है, और सब एकल परत में दिखाई देता है, पर ये आपको 2, 3, 4 यहां तक भी दिखाई दे सकती है। हम आगे बात करेंगे नीट सेक्शन में कि किस किस प्लांट्स में ये 3 से 4 लेयर वाली होती है, किसमें ये 3 लेयर वाली होती है, किसमें 2 लेयर वाली होती है, वो आगे बात करेंगे, ठीक है। ये मिडिल लेयर जो होती है बेटा, ये आपके एंडोथीशियम के नीचे की ओर पाई जाती है और टैपेटम के ऊपर की ओर पाई जाती है, इन दोनों के बीच में होती है, ठीक है। इसलिए इसको क्या करें? मिडिल लेयर है। जो ये मिडिल लेयर है, इसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता आपको यहां पर ये याद रखनी है, जब आपका परागकोश परिपक्व होता है तब आपको मिडिल लेयर दिखाई नहीं देती है। ध्यान से सुनना, जब परागकोश परिपक्व हो जाता है तो उस समय आपको उस संरचना में मिडिल लेयर दिखाई नहीं देती है, और जब ये अपरिपक्व परागकोश होता है तब आपको मिडिल लेयर दिखाई देती है। तो आपको यदि किसी भी, आपने सोचा कि मुझे भी देखना है, आपने माइक्रोस्कोप में क्या किया, आपने परागकोश का
टीएस बनाया और माइक्रोस्कोप पे देखा। पर यदि आपका परागकोश परिपक्व है तो आपको मिडिल लेयर दिखाई नहीं देगी, और अपरिपक्व है तो आपको मिडिल लेयर दिखाई देगी। ठीक है, क्यों, कैसे, अभी बात करते हैं। जो बेटा मिडिल लेयर है, मध्य परत है, ये हमने पढ़ लिया, मल्टी लेयर है, और तो सिंगल लेयर है, ये मल्टी लेयर है। इसकी जो कोशिकाएं होती है बेटा, जैसे जैसे परागकोश परिपक्व होता है वैसे वैसे इसकी कोशिकाएं अपना पोषण, अपने जो कोशी के घटक है, कोशी के पदार्थ है, पोषण पदार्थ है, वो टैपेटम को देना शुरू कर देती है, टैपेटम को देना शुरू कर देती है। जैसे ये बेटा मिडिल लेयर है और ये इनके नीचे ये टैपेटम है, तो धीरे धीरे ये क्या करती है, अपना पोषण पदार्थ किसको ट्रांसफर करना शुरू कर देती है, टैपेटम को। जैसे जैसे टैपेटम को ये पोषण देना शुरू कर देती है, ये खुद क्या हो जाती है बेटा, खुद का अस्तित्व इनका समाप्त होता जाता है। ठीक है, इसीलिए परिपक्व अवस्था आते, और परिपक्व अवस्था जैसे आती है इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है और ये अपना पूरा पोषण टैपेटम को स्थानांतरित कर चुकी होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सबसे आंतरिक लेयर टैपेटम। टैपेटम बेटा इंपॉर्टेंट लेयर है, ज्यादा हम इंपॉर्टेंस देने की बात करते हैं तो हम एंडोथीशियम और टैपेटम को देते हैं, यहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। टैपेटम, जैसे हमने बोला था एपिडर्मिस सबसे बाहर की लेयर है, वैसे हम क्या बोलेंगे, टैपेटम सबसे अंदर की परत है। ये परागकोश की जो भित्तियां हैं उनमें सबसे जो आंतरिक परत होती है वो टैपेटम कहलाती है। आया समझ में बेटा? जो टैपेटम होता है इसके साथ देखो, तो हमने क्या बोला था, जैसे उसको लिए क्या बोला था, सबसे बाहरी परत है, ऐसे क्या बोलेंगे, सबसे आंतरिक परत है। पहली चीज, ठीक, आंतरिक परत होती है। नंबर 2, जो हमारी ये टैपेटम परत होती है भी बेटा कैसे होती है, एकल। ये भी एकल कोशी की परत होती है। ठीक है, यह है एक पोषण परत है बेटा। टैपेटम जो होती है ना वो पोषण पदार्थों से भरपूर पाई जाती है। टैपेटम एक पोषण परत है, पोषण देने का कार्य करती है। तो क्या बोला, सबसे आंतरिक परत है, एकल कोशी की परत है, यह क्या करती है, पोषण पदार्थों से युक्त है, इसीलिए यह पोषण देने वाली परत है। किसे देगी पोषण, इन परिपक्व हो रहे लघु बीजाणुओं को। पोषण किसको प्रदान करेगी, परिपक्व हो रहे लघु बीजाणुओं को। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं टैपेटम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और बात करने वाले हैं हम। जो मेरे टैपेटम परत होती है इसमें केंद्रकों की संख्या अधिक पाई जाती है, बहुकेंद्रिकीय होती है, केंद्रकों की संख्या अधिक पाई जाती है। पर इसमें जो ये बहुत से केंद्रक बने ना, बहुत से केंद्रक बनाने का कार्य एफ एंड डी होता है। हमने आपने 11th क्लास में पढ़ रखा होगा, टॉपिक है हमारे एफ एंड डी। एफ एंड डी का मतलब होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ध्यान से सुनो, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, मुक्त केंद्रीय विभाजन, मुक्त केंद्रीय विभाजन। कैसे, सोचो बेटा, ये टैपेटम परत है, इस टैपेटम परत को क्या होता है, लगातार पोषण मिलता रहता है। किससे, क्योंकि हमने अभी बात की थी मध्य परत से। जो हमारी मध्य परत है वो धीरे 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 क्या होती है, समाप्त होती जाती है और अपना पोषण किसको ट्रांसफर करती है, टैपेटम को। तो टैपेटम में पोषक पदार्थ बढ़ते जाते हैं। टैपेटम में जैसे जैसे टैपेटम में पोषक पदार्थ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य के अनुपात में असंतुलन आने लग जाता है, और उसे संतुलित करने के लिए इसमें क्या होता है, केंद्रक विभाजन प्रारंभ होता है। तो उसमें क्या हुआ, 1 से 2 केंद्रक बन गए। फिर इसमें पोषण आ गया तो फिर क्या हो गया, इसकी कोशिका द्रव्य का आकार बढ़ गया। फिर इन्हें संतुलित करने के लिए इसमें भी तो 2 केंद्रक बने,
उनको संतुलित करने के लिए और 2 केंद्रक बनते हैं, तो इस तरह से इसमें 4 केंद्रक बन गए। तो इस तरह से इनमें क्या होता है बेटा, टैपेटम में आप जब देखते जाते हो केंद्रकों की संख्या बढ़ती जाती है और इसका मुख्य कारण एफएनडी होता है, याद रखना। ठीक है, मेन चीजें क्या रहा याद रखनी है, टैपेटम आंतरिक परत है, पोषण परत है, पोषण देने का कार्य करती है। किसे पोषण देती है? लघु बीजाणुओं को। जो परिपक्व हो रहे लघु बीजाणु हैं उन्हें पोषण देने का कार्य करती है। और जो टैपेटम होता है इसमें मुख्य रूप से एफएनडी मुक्त केंद्रीय विभाजन पाया जाता है। ठीक है,